इस डॉक्यूमेंट में हम द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के सेक्शन 288 और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी सेंट्रल रूल्स 2025 के रूल 34(2)(a) 2I के तहत वेजेस यानी वेतन या तनख्वाह और रेम्यूनरेशन यानी मेहनताना का सही और लीगली वेरीफाइड मतलब समझेंगे। बैकग्राउंड यानी कॉन्टेक्स्ट। भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 29 पुराने और कॉम्प्लेक्स लेबर लॉज को मिलाकर 4 आसान न्यू लेबर कोड्स बनाए हैं। इन नए कोड्स में सबसे बड़ा और असरदार बदलाव वेजेस की नई डेफिनेशन है। ये नई डेफिनेशन एम्प्लॉयज़ की इन हैंड टेक होम सैलरी को सीधे तौर पर प्रभावित करेगी। साथ ही इससे पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, ग्रेजुएटी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स की कैलकुलेशन पूरी तरह से बदल जाएगी। इसलिए एचआर प्रोफेशनल्स, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ सबके लिए इसका सही मतलब समझना और इसका कंप्लायंस करना बेहद ज़रूरी है ताकि आगे चलकर किसी लीगल पेनल्टी से बचा जा सके। पार्ट 1, रेम्यूनरेशन का सही और पूरा मतलब। मीनिंग ऑफ रेम्यूनरेशन। न्यू लेबर कोड्स के मुताबिक रेम्यूनरेशन यानी मेहनताना या मुआवजा का मतलब है वो सारा फाइनेंशियल यानी पैसा या नॉन फाइनेंशियल फ़ायदा जो एक एम्प्लॉयर यानी मालिक अपने एम्प्लॉय यानी कर्मचारी को उसके काम या सर्विस के बदले देता है। ये एम्प्लॉय की ग्रॉस कमाई का एक बड़ा हिस्सा होता है। कानूनी भाषा में इसकी डिटेल समझ और उदाहरण। एग्जाम्पल्स। काम का बदला, रिवॉर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट। रेम्यूनरेशन का सीधा मतलब है आपके काम का रिवॉर्ड। अगर आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट की शर्तें यानी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो आपके ऑफर लेटर या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती हैं पूरी की है तो एम्प्लॉयर जो भी पैसा आपको देने के लिए लीगली बाउंड है यानी बाध्य है वो रेम्यूनरेशन है। किस में दिया जाता है? फॉर्म ऑफ पेमेंट। ये सैलरीज, अलाउंसेस या किसी अदरवाइज और किसी रूप में हो सकता है, बस शर्त यह है कि इसे पैसे यानी मनी के रूप में कैलकुलेट किया जा सके। एग्जाम्पल, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मंथली पे और एक फिक्स्ड एनुअल बोनस मिलता है तो वो सब रेम्यूनरेशन का हिस्सा है। ब्रॉड टर्म यानी बड़ा दायरा वर्सेस सीटीसी। सीटीसी और रेम्यूनरेशन में बड़ा फर्क होता है। सीटीसी में एम्प्लॉयर द्वारा आप पर खर्चा किया गया हर एक पैसा शामिल होता है, जैसे एम्प्लॉयर का बीएफ कंट्रीब्यूशन और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, जबकि रेम्यूनरेशन सिर्फ वो ग्रॉस अमाउंट है जो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपको डायरेक्ट पेएबल है। रेम्यूनरेशन वेजेस से एक बड़ा शब्द है। एक एम्प्लॉय को मिलने वाला टोटल रेम्यूनरेशन कई हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें से कुछ हिस्से वेजेस कहलाते हैं और कुछ कानून के अनुसार वेजेस की कैलकुलेशन से एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं। पार्ट 2, वेजेस का मतलब। सेक्शन 288 द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। कानून के अनुसार वेजेस का मतलब है वो सारा रेम्यूनरेशन जो पैसे में एक्सप्रेस किया जा सके और जो एम्प्लॉय को उसके काम के बदले मिलना चाहिए। इसमें क्या शामिल है यानी इंक्लूड और क्या नहीं यानी एक्सक्लूड, इसका लीगली वेरीफाइड ब्रेकडाउन नीचे दिया गया है। ए, वेजेस में क्या शामिल है? इंक्लूडेड। वेजेस में मुख्य रूप से 3 चीजें आती हैं। इन तीनों पर ही पीएफ, ग्रेजुएटी आदि की बेसिक कैलकुलेशन निर्भर करती है। ए, बेसिक पे यानी मूल वेतन, आपकी सैलरी का वो मेन स्ट्रक्चर जो आपके रोल और ग्रेड के हिसाब से फिक्स होता है। ये टोटल सैलरी का कोर फाउंडेशन होता है। बी, डियरनेस अलाउंस यानी डीए या महंगाई भत्ता, इन्फ्लेशन यानी महंगाई को काउंटर करने के लिए दिया जाने वाला अलाउंस। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से बढ़ता घटता रहता है। गवर्नमेंट और पीएसयूज के अलावा अब कई प्राइवेट सेक्टर्स भी इसे अलग से दर्शाते हैं। सी, रिटेनिंग अलाउंस अगर एप्लीकेबल हो। ये खासकर ऐसी इंडस्ट्रीज जैसे शुगर मिल्स या सीजनल फैक्ट्रीज में होता है जहां काम साल के कुछ ही महीने चलता है और ऑफ सीजन में कर्मचारियों को जॉब पर रिटेन करने के लिए कुछ पैसा दिया जाता है। बी, वेजेस में क्या शामिल नहीं है? एक्सक्लूजन्स। कानून ने एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज दोनों को क्लियर करने के लिए एक लंबी लिस्ट बनाई है जो वेजेस का हिस्सा नहीं मानी जाएगी। इन्हें याद रखना जरूरी है क्योंकि इन पर पीएफ या ग्रेजुएटी कैलकुलेट नहीं होती। ए, स्टैट्यूटरी बोनस। कोई भी बोनस जो कानून जैसे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के तहत दिया जा रहा हो और जो आपके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का रेगुलर हिस्सा ना हो। ध्यान रहे, अगर ऑफर लेटर में गारंटीड मंथली बोनस लिखा है तो वो एक्सक्लूड नहीं होगा। बी, सुविधाओं की वैल्यू ऑफ अमेनिटीज, घर यानी हाउस अकोमोडेशन, लाइट, पानी, मेडिकल फैसिलिटी या ऐसी कोई सुविधा जिसे सरकार ने ऑर्डर पास करके वेजेस से बाहर रखा हो। सी,
पीएफ या पेंशन कंट्रीब्यूशन। प्रोविडेंट फंड पीएफ या पेंशन फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो आमतौर पर बेसिक प्लस डीए का 12% होता है और उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट। डी कन्वेयंस अलाउंस, सफर का भत्ता, ट्रैवल अलाउंस या ट्रैवलिंग कंसेशन एलटीए आदि, ये ऑफिस आने जाने के खर्चे के लिए होता है। ई स्पेशल एक्सपेंसेस, काम की वजह से होने वाले किसी स्पेशल खर्चे के लिए दिया गया पैसा। एग्जाम्पल, अगर आप फील्ड सेल्स में हैं और आपको क्लाइंट मीटिंग के लिए अलग से अलाउंस मिलता है। एफ एचआरए, मकान किराया भत्ता, ये रेंट पे करने के लिए दिया जाता है। जी अवार्ड या सेटलमेंट, किसी कोर्ट, ट्राइब्यूनल या यूनियन के साथ सेटलमेंट के ऑर्डर के तहत मिलने वाला पैसा। एच ओवरटाइम अलाउंस, फिक्स ड्यूटी आवर्स से ज्यादा एक्स्ट्रा काम करने पर मिलने वाला भत्ता। आई कमीशन, एम्प्लॉय को सेल्स टारगेट मीट करने पर या किसी और रूप में मिलने वाला परसेंटेज या कमीशन। जे ग्रेजुएटी, जॉब छोड़ने या आमतौर पर 5 साल पूरे होने के बाद रिटायरमेंट या टर्मिनेशन पर मिलने वाली ग्रेजुएटी। के रिट्रेंचमेंट या रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जॉब से निकलने का कॉम्पेंसेशन, सेवरेंस पे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स या एक्स ग्राशिया पेमेंट, यानी एम्प्लॉयर की तरफ से खुशी या सहानुभूति में दिया गया पैसा। सी द 50% रूल, सबसे जरूरी कानूनी शर्त या फर्स्ट प्रोवाइजो। ये न्यू लेबर कोड का सबसे बड़ा और सबसे चर्चित यानी मोस्ट डिस्कस्ड बदलाव है। पहले कुछ एम्प्लॉयर्स पीएफ और ग्रेजुएटी बचाने के लिए बेसिक पे को 5,000 रुपये रखते थे और बाकी सब अलाउंसेस यानी एचआरए, कन्वेयंस, स्पेशल अलाउंसेस में डाल देते थे। इसे रोकने के लिए ये रूल लाया गया है। कानून का रूल, ऊपर दिए गए एक्सक्लूजन्स लिस्ट में पॉइंट ए से लेकर पॉइंट आई तक, जिसमें एचआरए, कन्वेयंस, ओवरटाइम, कमीशन आदि आते हैं, का टोटल अमाउंट अगर एम्प्लॉय के टोटल रेम्यूनरेशन के 50% यानी आधे से ज़्यादा हो जाता है, तो जो अमाउंट 50% से ऊपर है यानी एक्सेस है, उसे वापस वेजेस में जोड़ दिया जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यानी उदाहरण, मान लीजिए रोहन की टोटल मंथली सैलरी यानी रेम्यूनरेशन 1 लाख रुपए है। उसकी बेसिक पे 30,000 रुपये, एचआरए 40,000 रुपये, कन्वेयंस 10,000 रुपये, स्पेशल अलाउंस 20,000 रुपये। कैलकुलेशन, यहाँ बेसिक पे 30,000 रुपये है यानी 30%, टोटल अलाउंसेस यानी एक्सक्लूजन्स यानी एचआरए, कन्वेयंस प्लस स्पेशल ये 70,000 रुपये हैं यानी 70%। क्योंकि अलाउंसेस 50% यानी 50,000 रुपये से ज्यादा है, 70,000 माइनस 50,000 यानी 20,000 एक्सेस है। नए कोड के अनुसार ये एक्स्ट्रा 20,000 वापस वेजेस में ऐड हो जाएगा। तो अब रोहन के पीएफ और ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन के लिए नई वेजेस यानी बेस अमाउंट 30,000 यानी बेसिक प्लस 20,000 यानी एक्सेस अलाउंसेस मानी जाएगी। आसान शब्दों में, किसी भी एम्प्लॉय का बेसिक पे प्लस डीए टोटल ग्रॉस सैलरी यानी रेम्यूनरेशन के 50% से कम नहीं हो सकता। अगर अलाउंसेस 50% से ज्यादा है तो एक्स्ट्रा अमाउंट पर भी पीएफ और ग्रेजुएटी कटेगी। एम्प्लॉयर्स को अपना सैलरी स्ट्रक्चर इसके मुताबिक रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। डी इक्वल वेजेस रूल यानी सेकंड प्रोवाइजो, सभी जेंडर्स यानी पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर आदि को समान वेतन यानी इक्वल वेजेस देने के नियम के लिए कानून में एक विशेष प्रबंध यानी स्पेशल प्रोविजन है। जब बात इस चीज की चेक करने की आए कि कंपनी जेंडर्स के बीच भेदभाव तो नहीं कर रही, तब पॉइंट टी कन्वेयंस, पॉइंट एफ एचआरए, पॉइंट जी सेटलमेंट रेम्यूनरेशन और पॉइंट एच ओवरटाइम को भी वेज की कैलकुलेशन में शामिल किया जाएगा। क्यों? ताकि कोई एम्प्लॉयर ये ना कह सके कि मैंने बेसिक सैलरी तो दोनों की बराबर रखी है, बस मेल एम्प्लॉय को एचआरए और कन्वेयंस अलाउंस ज्यादा दे रहा हूं। जेंडर्स के बीच इक्वालिटी यानी समानता चेक करने के लिए सिर्फ बेसिक पे को आधार नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इन स्पेसिफिक अलाउंसेस को जोड़कर आने वाले टोटल ग्रॉस वेज को कंपेयर किया जाएगा, ताकि कोई छुपा हुआ भेदभाव यानी हिडन डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ई पेमेंट इन काइंड यानी एक्सप्लेनेशन, आजकल कई कंपनीज फ्री फूड, रहने की जगह या गाड़ी की सुविधा देती हैं। अगर एम्प्लॉय वेजेस के किसी हिस्से के बदले कोई चीज इन काइंड देता है, तो उस चीज की वैल्यू अगर वो टोटल वेजेस के 15% तक है, एम्प्लॉय के वेजेस का ही हिस्सा मानी जाएगी। अगर वैल्यू 15% से ज्यादा है तो उसे अलग से ट्रीट किया जाएगा। ये इंश्योर करता है कि इन काइंड पर्क्स के नाम पर वेजेस की डेफिनेशन को कमजोर ना किया जाए। पार्ट 3 रूल 342A का क्लैरिफिकेशन यानी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी सेंट्रल रूल्स 2025। आजकल के मॉडर्न कॉर्पोरेट कल्चर, खासकर आईटी, स्टार्टअप्स और एमएनसीज में सैलरी स्ट्रक्चर्स काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसमें ईसॉप्स, गैजेट्स और वाउचर्स शामिल होते हैं। इनको क्लियर करने के लिए ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन और एक्सक्लूजन्स के संबंध में 2025 के सेंट्रल रूल्स में ये क्लैरिफिकेशंस दी गई हैं। परफॉर्मेंस पे एक्सक्लूडेड, कोई भी ऐसी पेमेंट जो साल में एक बार यानी एनुअल बेसिस पर मिलती है, जो एम्प्लॉय या एस्टैब्लिशमेंट यानी कंपनी के
परफॉर्मेंस यानी काम का प्रदर्शन से सीधे जुड़ी है, और जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का फिक्स्ड हिस्सा नहीं है उसे पॉइंट ए और बी एक्सक्लूजन्स में काउंट किया जाएगा, यानी एनुअल परफॉर्मेंस वेरिएबल पे पर ग्रेचुइटी या पीएफ नहीं कटेगी। वेजेस का हिस्सा ये मॉडर्न पर्क्स भी नहीं होंगे, यानी मॉडर्न एक्सक्लूजन्स। ए मेडिकल एक्सपेंसेस का रीएम्बर्समेंट, बीमार पड़ने पर हॉस्पिटल या डॉक्टर का बिल जो कंपनी वापस करती है। बी स्टॉक ऑप्शन बेनिफिट यानी ईसॉप्स या कैश इक्विवेलेंट, एम्प्लॉइज को मिलने वाले कंपनी के शेयर्स यानी ईसॉप्स या उनके बदले दिया गया कैश, ये इन्वेस्टमेंट या लॉयल्टी बोनस माना जाएगा, वेजेस नहीं। सी क्रैश अलाउंस, बच्चों के डे केयर यानी झूला घर की फैसिलिटी के लिए दिया जाने वाला अलाउंस। डी टेलीफोन और इंटरनेट के खर्चे का रीएम्बर्समेंट, वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस के काम के लिए फोन और वाईफाई के बिल्स का पैसा। ई मेल वाउचर्स, खाने के वाउचर्स यानी सुडेक्सो, जेटा या फूड कूपन्स जो टैक्स बचाने के लिए दिए जाते हैं। असर यानी इम्पैक्ट और निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। न्यू लेबर कोड्स के इस वेजेस डेफिनेशन का सबसे बड़ा असर ये होगा कि एम्प्लॉइज की टेक होम यानी इनहैंड सैलरी थोड़ी कम हो सकती है क्योंकि पीएफ का डिडक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यानी लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये है कि एम्प्लॉय का रिटायरमेंट कॉर्पस यानी पीएफ का फाइनल पैसा और ग्रेचुइटी पहले के मुकाबले काफी बड़ी अमाउंट बनकर निकलेगा। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सोशल सिक्योरिटी के लिए एक बेहतरीन कदम है। डिस्क्लेमर, ये स्क्रिप्ट पूरी तरह से द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी सेंट्रल रूल्स 2025 पर आधारित है। इसका उद्देश्य कानूनी भाषा को आसान, क्लियर और विस्तार पूर्वक यानी डिटेल्ड इंग्लिश में समझाना है ताकि एचआर प्रोफेशनल्स, एम्प्लॉयर्स, पेरोल मैनेजर्स और आम एम्प्लॉयज बिना किसी कंफ्यूजन के इंडिया के न्यू लेबर कोड्स का प्रॉपर, एक्यूरेट और टाइमली कंप्लायंस कर सके।